मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 2022 जो भी इस अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, प्री बोर्ड परीक्षा अगर आपके स्कूल में भी आयोजित की जा रही है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर भी है। चलिए बात करते हैं। समय आप लोगों को पता ही होगा 3 घंटा 15 मिनट। अधिकतम अंक जो आप लोगों को दिए जाएंगे 70 मार्क्स का पेपर है। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए गए हैं और अगेंस्ट ईच क्वेश्चन सामने आंसर के सामने क्वेश्चन मार्क्स दिए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो सेक्शन रीडिंग से है उसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप लोगों को क्वेश्चन जो आंसर देने हैं वो पैराग्राफ रीड करके ही देने हैं। तो सामने आपके पैराग्राफ दिख रहा होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग इन सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mother, and protect the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that the dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in the favor of man's superiority over them. Then we can kill them more easily than they kill, and they can kill us is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम। तो पहला क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड है मैं बता देता हूँ। आप लोगों को इसमें काफ़ी सारे नंबर्स मिल जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ आंसर फाइंड करना होता है। 3 3 6 7 8 9 10 मतलब 10 मार्क्स का आप लोगों को रीडिंग पैसेज से मार्क्स मिलने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को 10 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं अगर आप लोगों ने सही से पैराग्राफ को समझ लिया होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट ह्यूमन्स क्वालिटी डू डॉल्फिन्स पॉसेसेस। इनमें से कौन सी ह्यूमन क्वालिटी है जो डॉल्फिन्स पॉसेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के हिसाब से ही आंसर देना है आप लोगों को, अपने मन से बिल्कुल भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बी क्वेश्चन कह रहा है, वाई डू सम पीपल्स आर्ग्यू। कुछ विवाद रहता है, कुछ पीपल के द्वारा विवाद किया जाता है दैट मैन इज सुपीरियर देन डॉल्फिन्स, कि जो मनुष्य होते हैं वो डॉल्फिन से ज़्यादा तेज बुद्धि वाले होते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है। सी क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच मीन्स परहैप्स। देखिए इसी पैराग्राफ में एक परहैप्स से संबंधित वर्ड आया होगा, उसको आप लोगों को लिखना है। सिंपल वे में 2 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। कितनी आसान तरीके से मार्क्स दिए जा रहे हैं और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करिए। इंग्लिश का पेपर है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस आपकी क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए इस पेपर के हिसाब से। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ का, सेकंड मतलब 2 नंबर का। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज़ अपोजिट इन्फीरियर, मतलब अपोजिट शब्द होना चाहिए इन्फीरियर का। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अपोजिट की जगह वो सिनोनिम्स लिखाते हैं, पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं लिखना है आप लोगों को, अपोजिट लिखना है सिर्फ। चलिए पहला आप लोग सेक्शन समझ गए होंगे, सेक्शन 1 रीडिंग पार्ट से था। अब सेक्शन बी राइटिंग पार्ट से, इसको देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। पहला जो यहाँ पर राइटिंग जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो अच्छी बात है, आप लोगों ने एप्लीकेशंस काफ़ी पढ़ रखी होंगी। यहाँ पर जो लेटर पूछा गया उसमें आप लोगों को सिंपल वे में लिखना है लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, और उसे इन्वाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं प्रोफार्मा आप लोगों को बता दिया होगा, उम्मीद है आप लोग लिख लोगे अच्छे से। अगर आपको नहीं याद है तो एक और क्वेश्चन ऑप्शनल में आप लोगों को 4 मार्क्स से दिया जाता है, जिसमें राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए कभी कभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आता है और कभी कभी इसी नाम की जगह पर आप लोगों से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कह देता है और कभी कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी पूछ लेता है। तो सिंपल वे में उसी लैंग्वेज में लिखना होता है, बस खाली नाम में फ़र्क है। नाम चेंज कर दीजिए, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 4 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसी पैराग्राफ मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है। राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे ऑन द सेलिब्रेशन इन यूर। आपके स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ होगा रिपब्लिक डे का, ठीक है। अगर आप लोग ऑफलाइन मोड पे गए हो तो अच्छी बात है, अगर ऑनलाइन भी आप लोगों ने देखा होगा तो पुराने इतिहास आप लोग याद कीजिए अपना पुराना, जब आप लोगों ने रिपब्लिक डे स्कूल में मनाया होगा तो काफ़ी सारा मनोरंजन आप लोगों ने किया होगा। वही सब मनोरंजन आप लोगों को एक रिपोर्ट के हिसाब से तैयार करना है कि कौन कौन अतिथि आए थे और क्या क्या किया था उन्होंने, सब कुछ लिखना है। कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे, किसने क्या भाषण दिया था, सब कुछ लिख दीजिए। अगर आपके स्कूल में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए तब भी लिख सकते हैं आप लोग, एज यू कैन राइट इन योर आंसर शीट। ठीक है, 6 मार्क्स का है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। तो 60 to 80 वर्ड्स लिखना है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ पेज में आप लोगों को अपना उत्तर कंप्लीट कर देना होता है। तो क्या है देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स बताए गए, उस मेन पॉइंट को इनबिल्ड करना बिल्कुल मत भूलें। मतलब जो चीज़ें रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देख लेते हैं। स्कूल डेकोरेशन, किसने कैसे किया डेकोरेशन, कौन कौन पार्टिसिपेट किया था डेकोरेशन में, या फिर किस हिसाब से आप लोगों ने डेकोरेशन किया था, क्या बलून्स वगैरह भी थे। अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं आप लोग, सब कुछ बता सकते हैं। फ्लैग होस्टिंग, किसने फ्लैग को होस्ट किया था,
मतलब झंडा ध्वजारोहण जो होता है, किसने किया था, सेरेमनी पूरी लिखनी है, कल्चर प्रोग्राम क्या क्या हुए थे सब कुछ लिखें। स्पीच बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने क्या स्पीच दी थी वो भी लिख सकते हैं, और बाकी किसी ने अतिथि ने जो भी स्पीच दी वो भी आप लोग लिख सकते हैं। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में हुआ होगा। आप लोग अपने स्कूल में मिठाई जरूर लेने गए होंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन तो बिल्कुल मिलता ही मिलता है, 2 अक्टूबर वाले दिन मिलता ही मिलता है, आप लोग गए होंगे। वही सब कुछ उठा के रख देना यहाँ पर। अगर नहीं याद किया है इन केस ऑफ दैट टाइम, तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहाँ पर रखा गया, उम्मीद है आप लोग ये कर लोगे। तो क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। देखिए सुबह टहलना अच्छा होता है, सब लोग टहलते रहते हैं, अच्छी बात है। जाड़े के समय में लोग नहाते नहीं, यहाँ टहलने की बात मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, नहाइए जरूर और टहलने भी जाइए, ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, मतलब सुबह टहलना आवश्यक है, इसको अपनी डेली शेड्यूल में शामिल करें। भले आप लोग पढ़ाई थोड़ा सा आधा घंटा कम कर लें, सुबह जो है कोशिश करिए पहले उठने की। तो 60 से 80 शब्दों में ये शब्द लिखने हैं, और टॉपिक तो बता ही दिया गया कौन कौन सी हेडिंग होनी चाहिए। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन है, मतलब इंट्रोडक्शन तो सामने लिखा, मॉर्निंग वॉक इज बेटर हेल्थ के लिए होता है, तो ये तो लिखा ही हुआ है। फ्रेश एयर, हवा कैसी थी, शुद्ध थी। दोपहर की हवा तो आप लोग जानते ही हैं, अपने स्कूल से जब आप लोग आते थे ऑफलाइन मोड में, याद कीजिए कितनी धूल धंकाड़ा होता था, मन ही नहीं करता था जाने का। आज घर बैठे हैं, मन करता होगा जाने का। समस्याएं कई हैं, देखा करिए। अगला देखिए तीसरा टॉपिक, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे। पूरे दिन की चर्या, मतलब अगर आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो पूरे दिन आपका दिमाग शुद्ध रहता है, एकदम फ्रेश। अब तो घर बैठे पूरी तरह से फ्रेश हैं, फ्रेश ही फ्रेश, जहाँ चाहें वहाँ फ्रेश हो लीजिए। अगला हेडिंग जो आप लोगों को लिखनी है वो गुड फॉर स्टडीज़, ठीक है। अगर आप सुबह टहलते हो तो आप लोग अपने मन को, कंसंट्रेट माइंड को अपने पढ़ाई में लगा सकते हो, पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया था कि जब वो लोग मॉर्निंग वॉक करके आते थे, पढ़ाई बहुत ही एकदम स्मूथ चलती थी उनकी। अब भगवान जाने कैसी स्मूथ चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चे नंबर काफ़ी पा रहे हैं। अब ये मॉर्निंग वॉक का नतीजा है कि ऑनलाइन का नतीजा है, भगवान जाने। फिलहाल तो हम तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कंक्लूजन सबसे लास्ट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी निबंधात्मक चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंक्लूजन। तो उपसंहार हिंदी में जैसे करते थे, निबंध लिखते थे, उसी तरह से कंक्लूजन लिखना बिल्कुल मत भूलें। बिल्कुल एक निबंध की तरह लिखना होता आप लोगों को, और उम्मीद है आप लोग पूरा ये क्वेश्चन कर लोगे। तो कितने मार्क्स का है बताना जरूर, फिर से मैं बता देता हूँ। 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब एक ऊपर ऑप्शन था एक नीचे ऑप्शन, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो आपने कौन सा किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया। चलिए बात करते हैं, सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। ग्रामर पोर्शन होता है। कई स्टूडेंट ग्रामर में थोड़ा सा वीक हैं, और कई स्टूडेंट कुछ अंधे तुक्का फंसा देते हैं, ग्रामर बिल्कुल सही हो जाती है उनकी। तो जो अंधी लगा देते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनकी अंधी सही लग जाती है कि नहीं लग जाती है। प्रीपोजिशन वगैरह सही लगा लेते हैं, नहीं लगा पाते हैं, इज एम आर वर्ड, ये सब कुछ बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते हैं सेक्शन सी ग्रामर का। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, उसके आंसर आप लोगों को लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि क्या लिखना है इसमें आप लोगों को। पहला जो है, द ओल्ड मैन केम टू मी, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे सामने आया, केम टू में मेरे सामने आ गया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, केवल पता करना है। एडजेक्टिव तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है, बताइए। विशेषण पूछ रहा है इसमें। विशेषण का मतलब वह शब्द जो किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं मिल रहा आप लोगों को। द ओल्ड मैन केम टू मी, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, कौन आया मेरे सामने, बुढ़ा व्यक्ति आया। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ, एडजेक्टिव तो हुआ। इतना ही तो लिखना है, ढूंढना है। देखिए दा तो हो नहीं सकता, डिटरमाइनर है, दा नहीं बिल्कुल। ये तो आर्टिकल्स में आता है, ए एंड दा, बचपन से पढ़ा था, ये तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हाँ मूर्ख व्यक्ति जरूर लगाएंगे, आप लोग मूर्ख में तो आते नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कहीं आपने दा तो नहीं लगाया था, नहीं लगाया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने दा नहीं लगाया था, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इसका मतलब तभी तो आपने दा नहीं लगाया। अगला है केम। देखिए केम क्या है, ये तो वर्ब है। केम की जिसकी थर्ड फॉर्म बन जाए, सेकंड फॉर्म बन जाए, फर्स्ट फॉर्म बन जाए, आईएनजी फॉर्म बन जाए, ये सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्ब है, ये भी आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, बिल्कुल सही है। अब आप लोग अगर अंधी भी फंसा रहे हो, तुक्का भी फंसा रहे हो, तब भी सही फंसेगा, बस आपकी पढ़ाई सही हुई होनी चाहिए। तीसरा मैन है। मैन ये व्यक्ति, ये तो आदमी जो होता है, ये तो संज्ञा है, लेकिन जो विशेषता बता रहा है वो तो बूढ़ा बता रहा है। इसका मतलब अगर आपने ओल्ड लगाया होगा, बिल्कुल सही लगाया। वैसे तो मुझे उत्तर नहीं बताना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि आपकी ग्रामर अच्छी है, ये आपको मैंने एहसास दिला दिया है, ठीक है। बस यही एहसास आगे बढ़ाते चलिए और आंसर करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। इनमें वर्ब क्या है वो आपको छांटना है। वर्किंग है, इज़ है, हार्ड है या फिर मैन है, इनमें से कौन सा वर्ब है, ठीक है। वर्ब के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है, तो वर्ब जिसकी 3 फॉर्म बना दी जाए वो वर्ब होते हैं। अब देखिए ही तो होगा नहीं, ही सी इट ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इज एम आर ये भी बिल्कुल नहीं होगा, हार्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आईएनजी जिसकी फॉर्म बन गई, थर्ड फॉर्म बन गई, यही तो वर्ब है। तो इसका मतलब इसमें वर्किंग क्या है, वर्ब ही तो है। जी हाँ बिल्कुल, आप क्यों परेशान होते हैं नीरज, बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल सही आप लोग उत्तर लगाते हो। बस कभी कभी होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में
कॉपियाँ थोड़ी सी गलत चेक हो जाती हैं, आप लोग लिखते सही हो, कभी कभी टीचर ध्यान नहीं दे पाता, लिखा आपने सही होता है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आने वाली बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही होंगी, ये अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि आने वाली जो प्री बोर्ड परीक्षाएं भी वो भी कई स्कूलों में ऑफलाइन मोड पर हो रही हैं। ठीक है, आप लोगों को जगाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग बिल्कुल सोए मत, ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला, सब ऑफलाइन ही होगा। चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को स्कूल वापस भर लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। भाई प्राइवेट स्कूल को पैसा चाहिए, पैसा कैसे मिलेगा? बच्चे जब स्कूल आएंगे तभी तो पैसा मिलेगा। फीस कैसे आएगी? फीस जब बच्चे आएंगे स्कूल तभी तो फीस आएगी। टीचर कैसे सैलरी पाएगा? जब बच्चे फीस देंगे तभी तो सैलरी पाएगा। समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग देखिए वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड जैसी हो गए, सरकार भी कह देगी सारे स्टूडेंट्स ऑल आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम अगेंस्ट कोविड-19 से बिल्कुल प्रोटेक्ट हैं, बिल्कुल इनको सुरक्षा दी जा चुकी है सरकार के द्वारा, फ्री वैक्सीन लग चुका है। कैंप इतने स्कूल परेशान थे, देखिए आप लोगों के लिए सब में वैक्सीन लग गई। अब तो और अच्छी बात है, 1 मार्च से आप लोगों को जो छोटे बच्चे आप लोगों के साथ ही पढ़ने वाले हैं उनकी भी वैक्सीन लग जाएगी। हालांकि उनको बुलाया नहीं जाएगा इस साल, उम्मीद कम लग रही है। आगे बढ़ते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग, आपको बताना है नाउन जो फॉर्म है ऑफ स्ट्रांग। स्ट्रांग शब्द से जो नाउन बना है, नाउन मतलब संज्ञा जो बनाई गई है स्ट्रांग शब्द से, वो शब्द आपको ढूंढ के लिख देना है। तो क्या है? स्ट्रेंज होगा, स्ट्रांगली होगा, स्ट्रांगर होगा या स्ट्रेंथ होगा। तो स्ट्रांग से जो शब्द बनेगा वो लिखना है आप लोगों को। तो क्या लिखना है आप लोगों को? स्ट्रांग से कौन सा शब्द बना? स्ट्रेंज बना, स्ट्रांगली बना, स्ट्रांगर बना या स्ट्रेंथ बना? कोई एक लिखना है। अगला देख लेते हैं, ही इज़ वरीड डैश द एग्जामिनेशन। तो देखिए वरीड के बाद क्या लगाते हैं? आई एम रियली वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशन। लोग कहते हैं, बोलते सुना होगा आप लोगों ने, तो वरीड अबाउट, तो वरीड के साथ अबाउट तो जुड़ता ही जुड़ता है। अब यहाँ पर अबाउट मेरे मुंह से निकल गया, वैसे मैं बताने वाला बिल्कुल आंसर नहीं था, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश में ही अपने आप शब्द अपने आप जुड़े जुड़े शब्द मिल जाते हैं। जैसे उसने मुझको घूरा, तो ही इज़ स्टेयरिंग एट मी, तो स्टेयर के साथ हमेशा एट लग जाता है। ये तो अपने आप में जुड़ा शब्द है। इंग्लिश बोलना सीखिए, और जब बोलेंगे तो आप सामने वाला भी बोलेगा, भले वो टुकड़म बोले, कोई बात नहीं। ही इज़ वरीड अबाउट, ठीक है, मैंने आंसर बता दिया, वैसे कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 5th वाला देख लेना। आई विल नॉट गो विथ यू, बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को चेंज कर देना है, आई विल नॉट गो विद यू। तो फ्यूचर में है, आप लोगों को सिंपल वे में पास्ट परफेक्ट में जाना है। तो पास्ट का मतलब भूतकाल में पहुंचना है, और हैड का यूज करना, थर्ड फॉर्म उठा कर रख देनी है। तो आई हैड नॉट, ठीक है। अब गो की थर्ड फॉर्म जो हो आपको याद होगा, गो वेंट गॉन, तो आई हैड नॉट गॉन विद यू, लीजिए बन गया। इतना सिंपल सा तो होता है, और आपको तो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑप्शन ही तो लगाने हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन जो आपको लगा वो लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी का। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, जैसा बताया गया, निर्देशित किया गया, बिल्कुल उसी तरह से आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरी सेड टू मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, व्हाई डिड यू डू इट, और क्वेश्चन मार्क लगा के फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको चेंज कर देना इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आती तो आप लोग यूबीएंस क्लासेस के चैनल पे जाइए, उसमें देखिए इंग्लिश ग्रामर पोर्शन पूरा अपलोड कर दिया गया है। मैं कोशिश करूँ डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँ, और आप लोग यहीं से ही लिंक ओपन करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ रिटन ए लेटर, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अगर आपको ग्रामर पोर्शन जो कि पैसिव से रिलेटेड है उसमें भी कमजोरी है कुछ ना कुछ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं बताता चलूँगा, हर एक सेकंड में ये लिंक लगती चली जाएगी, आप लोग लिंक पर क्लिक करके देखते चलें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर व्हेन एवर नेसेसरी। तो देखिए पंक्चुएट का मतलब बचपन से पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ते चले जा रहे हैं, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं, बस आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस को बिल्कुल जैसे आप लोग बचपन से लिखते आते हो वैसे ही लिखना होता है, जैसे किताब में लिखा रहता है वैसे ही बना देना है। तो जो सेंटेंस है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए शिखा, शिखा एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो एस कैपिटल होना चाहिए। शिखा सेड टू हर फ्रेंड, ये आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ रखा होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाना है पता होगा। वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होगे अच्छे से किस तरह से लिखना है इसको। अगला देख लेते हैं, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। आपके सामने एक सेंटेंस टूटा फूटा है, बस आपको सही तरीके से सजाना है और लिख देना है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, वॉज ग्रेट पैलेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बाय बिल्ट, तो इसको सही से लगा देना है। अगला देख लेते, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कंप्लीट करना है स्पेलिंग जो दी गई है। तो यहाँ पर फिलहाल तो आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखी होगी, योर ऑबीडियंटली लिखा होगा, बस वही चीज़ तो यहाँ पर रखी कि ऑबीडियंस लिखा है, ये सही से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आप लोगों से
ट्रांसलेट की उम्मीद की जाती। बोर्ड वाले सोचते हैं कि आप लोगों ने इतनी ग्रामर पढ़ ली कि हिंदी से इंग्लिश में भी आप लोग बना लोगे। तो क्या है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, बिल्कुल सही है। यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण कर एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। इसी का आप लोगों को ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश में। अगला सेक्शन डी, जो कि लास्ट सेक्शन है, यहाँ पर आप लोगों ने टॉपर्स वाली रैंक में अपना नंबर हासिल कर लिए होंगे। ये डी पोर्शन उनके लिए जो और अच्छे से पढ़ के पेपर देने गए होंगे। तो डी लिटरेचर है, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आप लोग को लिखना होता है। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। पहला 7th वाला तो बहुत ही ईजी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, पढ़ना है अच्छे से, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इट, मतलब उसी के क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उसी का उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिख देने होते हैं। 4 नंबर का पैराग्राफ है और आंसर आपको इसी में से मिलेगा। तो क्वेश्चन कहाँ से आंसर लिखना मैं बताता चल रहा हूँ। पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and among with them rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो क्या क्वेश्चन है ये आप लोग समझ गए ना, कौन से चैप्टर से था क्वेश्चन, समझ गए ना कहाँ से, किस चैप्टर से है। आप लोगों ने लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा होगा। किसान था, एक गरीब किसान है ना, पुअर फार्मर था, जिसने खेती की थी और तबाही, जो हेल स्टोम जो गिर गए थे, ओले पड़ गए थे उसकी फसल पे और फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। तो उसने एक पत्र लिखा था भगवान को, इस उम्मीद में कि भगवान उसकी सहायता करेगा, और पोस्टमैन के द्वारा उसकी सहायता की भी जाती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने डायरेक्टली उसकी सहायता की। ठीक है, अब ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं डीपली, मुझे क्वेश्चन को बताना है। व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, रेन मतलब बारिश के साथ क्या चीज़ और गिरने लगी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, वही आंसर आप लोगों को लिखना है। व्हाई डिड द बॉयज़ गो आउट, क्यों गए, लिखना है। 4 नंबर मिल गए। अगला क्वेश्चन 8 है, देख लेते हैं। आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, 2 में से कोई एक आंसर लिखना है। 60 शब्दों में 4 अंक मिल जाएंगे। तो पहला है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो किस प्रकार उनका जीवन बदल गया था, ये आपको बताना है। अगला है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रांक, ये जो कैरेक्टर स्केच पूछा गया इसको जरूर लिखें। एक कैरेक्टर स्केच तो हर साल पूछा जाने वाला है, क्योंकि फिलहाल तो इस साल से किताबें चेंज हो गई हैं। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको सीबीएसई पढ़ना पड़ रहा है। पहले यूपी बोर्ड की किताबें चलती थी इंग्लिश में भी, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, कोर्स चेंज हो गया। पहली बार आप लोग एनसीईआरटी पैटर्न पे इंग्लिश का पेपर देखने वाले हो, तो एज ए मॉडल पेपर बोर्ड ने खुद आप लोगों को भेज दिया है कि इस तरह से पेपर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स। कई स्टूडेंट लॉन्ग में लिख देते हैं, कोई फ़ायदा लिखने का नहीं होता, मूल्यांकन आप लोगों का 2 ही अंक का किया जाएगा, इसलिए शॉर्ट में लिखें, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड और ईच कैरी 2 मार्क्स, मतलब दोनों क्वेश्चन के 2-2 नंबर मिला के 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग, 2 प्लेसेस जो टूरिस्ट वाले घूमने वाले थे वो आप लोगों को लेने। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, तो मंथली अकाउंट्स जो बेकर ने रिकॉर्ड किया था वो क्या था, कहाँ था, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड वैलीज वांट टू राइड ऑन द बस, क्यों चाहता था, तो ये लिखना है आप लोगों को। तो अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू लिस्ट ए और मीनिंग विद लिस्ट बी। तो ए लिस्ट को देखिए और बी लिस्ट से मैच करा दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे, 3 ही पूछेंगे। वेंडर है पहला, प्रिजर्व है दूसरा, और तीसरा है मॉन्क। तो इसके सामने सेज है, हॉकर है, केप्ट सेफ, तो जो सही लगे उसके साथ मिलान करिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो इट। ठीक है, पैसेज से आ गया, मतलब पोएम से रिलेटेड आप लोगों को मिला है। द वे अ क्रॉ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसी 4 लाइन से आप लोगों को 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्या है, वेयर वर द पोएट स्टैंडिंग, जो कवि था वो कहाँ पर खड़ा हुआ था, ये आपको बताना है। दूसरा, पॉइंट आउट द रिदमिक वर्ड इन दिस स्टैंजा। रिदमिक वर्ड, आप लोगों ने रिदमिक वर्ड तो जाने होंगे, देखिए आप लोगों ने याद किया होगा, जैसे बिटी बॉट है बटा बट द बटर वॉज सो बिटर सो बिटी बॉट एंड बताओ टू मेक अ बिटर बटर बटर।
इस तरह का टंग ट्विस्टर आप लोगों ने याद किया था, जो इसमें रिदमिक वर्ड जो समझ में आ रहे थे वही लिखने हैं यहाँ पर भी। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो देखिए क्रो और स्नो ये दोनों ही रिदमिक वर्ड्स हैं जो आप लोगों को लिखने थे इस क्वेश्चन के आंसर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपके कोर्स में पोएम्स इनबिल्ट की गई हैं, उसी पोएम के आप लोगों को सेंट्रल आइडिया अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, पोएम के शब्दों में भी लिख सकते हैं। लिखना है तो कौन कौन से पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है अपने मन से बिल्कुल मत लिखें। सेंट्रल आइडिया ए टाइगर इन द जू इस चैप्टर की करें, या फिर द ट्री इस पोएम की करें। ठीक है, चैप्टर नहीं पोएम से रिलेटेड है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक करनी है। अगर नहीं याद है, सेंट्रल आइडिया बिल्कुल याद करके नहीं गए, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत हों। 4 लाइनें जो भी अपने पाठ्य पुस्तक से आप लोगों ने पढ़ी हों, जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हों, डू नॉट कॉपी आउट ऑफ दीज लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल भी मत लिखें, नंबर मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए कोशिश करें 4 लाइनें तो जरूर पढ़ के जाएं, जिसमें आप लोगों को 4 अंक मिल सकें। तो अच्छी बात है, 4 अंक आप लोगों को सिर्फ 4 लाइन लिखने के मिल रहे हैं। अभी भी नहीं पढ़ा तो फिर कभी नहीं पढ़ा, तो अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड। शॉर्ट में लिखना है, 3 क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखने। पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ। वाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। तो क्यों थी चिंता युक्त, क्यों थी ऐसी क्या चिंता थी पम्फ्री को ट्रिकी के लिए बताना है। व्हाट वर द रीजंस ऑफ मटिडाज अनहैप्पीनेस। तो रीज़न क्या था मटिडाज का, हैप्पीनेस का, अनहैप्पीनेस का। तीसरा, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल। तो क्या था, कुछ स्ट्रेंज था, कुछ अलग था, उसमें क्या था ये बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक करना है। गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोली, या फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड एल्ब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। ठीक है, पढ़िए अच्छे से, याद कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको तो जरूर पढ़िए। अगला 15 का ए है, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स बताना है। पहला है मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी। तो मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, हमेशा खुश रहता था, ऐसा कुछ है। जेम्स हैरियट वॉज अ वेटरनरी सर्जन। तो पशु चिकित्सक था, ऐसा कुछ है। बी है सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव टू द गिवन टू द कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव आप लोगों को लिखना है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला ग्रिफिन वॉज क्या था, शॉपकीपर था, लैंडलॉर्ड था, साइंटिस्ट था, या फिर क्लर्जीमैन था। तो क्या लगता है आप लोगों के हिसाब से क्या था ग्रिफिन, ये आप लोगों को बताना है। अगला, रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वॉज। तो रामलाल की जो एल्डेस्ट पुत्री थी उसका नाम बताना है। पहला नाम है सुलेखा, दूसरा राधा, तीसरा भोली और चौथा है मंगला। तो इन चारों में से कौन सा नाम था उसकी डॉटर का। उम्मीद है आप लोगों को पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। काफ़ी नंबर आप लोग बटोर चुके होंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आपके स्कूल में भी बिल्कुल हो सकता है इसी तरह मॉडल पेपर आ जाए, या हो सकता है यही मॉडल पेपर आपके स्कूल में चल जाए। तो उम्मीद है आप लोग पेपर समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।